सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल है कि खामनेई अभी जिंदा है। आपको भी लगता है खामनेई जिंदा है? अमेरिका भारत पर भी हमला कर सकता है अगर उसको यहाँ अपना फायदा दिखा। डोनाल्ड ट्रंप जब उनका लड़ने का टाइम आया था वियतनाम में, तो वो डॉज मार के बीमार हो करती, और अब वो लोगों को मरवा रहे हैं अमेरिका में। इज द वर्ल्ड बैक टू द 18th सेंचुरी? अब आप क्या स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं? पूरे विश्व में क्या कोई भी है जो अमेरिका को रोके? मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक मोदी जी हैं जिनकी आवाज लोग सुनेंगे। तो अर्थव्यवस्था अमेरिका की खराब है, सबसे ज्यादा कर्ज में अमेरिका इस समय डेट में फंसा हुआ है। क्या ये कैलकुलेशन में ट्रंप पीछे रह गए थे? जो अमेरिका के चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन केन, लड़ाई शुरू होने के पहले उसने कह दिया था साहब हमको नुकसान होगा। सुनो ही नहीं, तानाशाह हूं मैं, आई एम ऑलवेज राइट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग। असली विलन इस पूरे युद्ध में कौन है? देखिए, असली विलेन इस वक्त सबसे बड़ी ताकत तो अमेरिका है, और सारी दीज आर वॉर्स ऑफ चॉइस। आप कह रहे हैं हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, आपने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ? सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट अमेरिका ने पाल रखी है पाकिस्तान। खामनेई की मौत या टारगेट उन्हें अभी क्यों किया गया? खामनेई को 5 साल पहले भी मारा जा सकता था। लड़ाई लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होती है हमेशा, आपका पहला रिजॉर्ट है। अमेरिका वालों तैयार हो जाओ मरने के लिए। आपको क्या लगता है कितनी लंबी चल सकती है लड़ाई? आप लड़ाई शुरू बड़ी अच्छी करते हैं, तैयारी करके खूब ये वो, एक बारी लड़ाई शुरू हो जाती है आपको समझ नहीं आता अंत कैसे किया जाए, और चुनते आप अपने दुश्मन सबसे कमजोर। 10 दिन तक दोनों के मुंह से झाग निकल रही होगी। ये लड़ाई अगर लंबी चली तो कोई देश ऐसा है जिसको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? ईरान में खामनेई के जाने के बाद भी बेहतरीन ढंग से ईरान कैसे जवाब दे पा रहा है? तुमको टारगेट दिए हुए, लिस्ट तुम्हारी ड्रॉर में पड़ी हुई है, बाहर निकालो, ठोकना शुरू करो। ऐसी कोई सिचुएशन भारत के सामने अगर आती है तो भारत पूरी तरह केपेबल आपको दिखाई देता है, हम जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? न्यूक्लियर पावर हो, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स, भय क्या है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ईरान अमेरिका इजराइल जंग को शुरू हुए 1 हफ्ते से लंबा समय हो गया है, लेकिन शुरुआत में जो लग रहा था कि ये तो 1-2 दिन की कहानी है, अब कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं समझ पा रहा। अभी जो स्थिति है, क्या चल रही है, वो बेहतर वही समझा सकता है जिसने खुद युद्ध झेला हो, जिसने युद्ध की विभीषिका देखी हो, उसके बाद देश का क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होता है वो जानता हो। और ये सारी चीज़ें एक साथ अगर कोई बता सकता है तो वो हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। इस वक्त उन्हीं के घर हम पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि क्लियरली हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की ये अब तक की सबसे बड़ी भूल है। कैसे ट्रंप अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं, उन्होंने वो समझाया। क्या खामनेई जिंदा हैं? सवाल बहुत उठ रहे हैं। वाकई क्या ये संभव है? हमने ये भी पूछा है जीडी बख्शी साहब से। ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, इसमें असल फायदा किसका हो रहा है? इसके अलावा वो हर तस्वीर जो मैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, वो हर बात जो अखबारों से और टीवी से, सोशल मीडिया से आप तक नहीं पहुंच रही है, इस पॉडकास्ट में आप तक पहुंचने वाली है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूं। सबसे पहले हम बोर्डिंग पास देते हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में आज हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मेरे बच्चे, ऑल द गुड। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ सर, सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल है, कुछ लोग नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं कि खामनेई अभी ज़िंदा हैं, क्योंकि कोई शोक सभा नहीं रखी गई है। 28 तारीख को कहा जाता है कि उन्हें मार दिया गया, और 28 तारीख से आज 8 दिन बीत गया। बीच में शोक सभा रखने की भी बात कही गई थी, बावजूद इसके उन सब के ऊपर विराम लगा दिया गया है। आपको भी लगता है खामनेई जिंदा है? जो खबरें आई थी वो तो ये थी कि वो शहीद हो चुके हैं, और बड़ा आक्रोश था पूरे ईरान में इसको लेकर, पूरी शिया सिविलाइजेशन में इसको लेकर, क्योंकि वो पोप का दर्जा है।
बट अब हम देख रहे हैं कि जो ईरान की स्ट्रैटेजी अब ये वो समझ गए हैं। हिजबुल्लाह जो 2024 दिसंबर में अटैक्स हुए थे, पूरी लीडरशिप वाइप आउट कर दी थी। नासरुल्लाह को हिट किया, नंबर 2 आया, उसको 3, 4, 5 कोई बनना ही नहीं चाहता था, नासरुल्लाह की जगह में आना नहीं चाहता था। तो अब वो लोग कौन उसका रिप्लेसमेंट है नहीं बताएंगे, एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। बट एक चीज़ बिल्कुल साफ जाहिर है, ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। वो समझ गए थे कि ये डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ करी, फिर पिछले साल जून में ईरान के बरखिलाफ करी, फिर वेनेजुला में करी। डीकैपिटेटिंग, वहाँ तो खैर किडनैप किया, यहाँ तो जान से मार रहे हैं। और इसके चलते वो कह रहे हैं दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉर, कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले हिटलर को मार दो, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के पहले स्टालिन को ख़त्म कर दो, मार्शल ज़ुकोव को ख़त्म कर दो, आइजनहावर को ख़त्म कर दो, पैटन को ख़त्म कर दो। ये नई स्ट्रैटेजी है। इसका तोड़ भी बड़ा सीधा है, डिसेंट्रलाइज कमांड। ईरान ने आदेश दे दिए कि भैया ऊपर से आदेश आए ना आए, जिसको जिसको जो टारगेट बताई गई है, 31 यूनिट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल अपने ड्रोन हैं, बोले दाग दो। यानी जो स्ट्राइक करी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, पिछले साल 18 घंटे लगे थे जवाब देने में ईरान को, इस साल 1 घंटा, 1 घंटे में ताबड़तोड़ मार रहे हैं। अमेरिका के बेसिस हिट किए हैं, अल उदैद का बेस हिट किया है, $1 बिलियन का रडार था मिसाइल पकड़ने वाला, वो हिट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। 3 F-15 जहाज़, 1 F-16 जहाज़, कितने सारे रीपर ड्रोन्स, प्रीडेटर ड्रोन्स शूट डाउन हो गए हैं। ईरान का जो ईरान ने हमले किए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, अब्राहम लिंकन, वो पहले गल्फ में भेजा था। जब उन्होंने हमले शुरू किए तो गल्फ से बाहर निकाल के गल्फ ऑफ ओमान में किया, बहरीन से, और अब वहाँ से 1000 किलोमीटर पीछे ले गए, भाग रहे। भाई तमाशा है। बगैर सोचे समझे अगर आप लड़ाई शुरू करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जब उनका लड़ने का टाइम आया था वियतनाम में, तो वो डॉज मार के मैं बीमार हूँ कर दिया, तब वो बीमार पड़ गए थे। और अब वो लोगों को मरवा रहे हैं अमेरिका में। हाँ। और कह रहे हैं कि मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं बताऊंगा ही नहीं कितने मरे, बताऊंगा ही नहीं। 6 मरने की बात देखिए, सेंट्रल कमांड ने कहा 6 मरे हैं, कोई 18 के करीब घायल हुए। हाँ। ये कोई 4 दिन पुरानी खबर है या 5 दिन पुरानी। हाँ। उसके बाद से जिप बंद। हाँ। हम बताएंगे ही नहीं, लोग मरते जाएंगे, तो क्या लोग मरेंगे नहीं? अमेरिका के परिवारों में शोक नहीं मनाया जाएगा? यू सी, ये एक अजीब और गरीब कुछ हम नई चीज़ देख रहे हैं। वाइट सुप्रीमसिस्ट बी डैम्ड। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि साहब मुझे अधिकार है वेनेजुला पे हमला करने का, ईरान पे हमला करने का, क्यूबा पे हमले की बातें कर रहे हैं। एक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, 3 लड़ाई और सेट कर ली है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन इस कैंपेन पे जीते थे, आई विल स्टॉप ऑल दीज वॉर, मैं तो नोबेल पीस प्राइज़ लूँगा। हाँ। वो कौन सी मचौदा मैडम थी, उनका जाके नोबेल पीस प्राइज़, जैसे छोटा बच्चा कैंडी छीनता है वैसे छीन ली। आपको पहले फैसला कर लेना आपको चाहिए क्या। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, फिर आप कहने लगे मैं तो वेनेजुला का भी प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। मैं ईरान का भी प्रेसिडेंट हूँ, मैं फैसला करूंगा अगला आयतुल्लाह कौन बनेगा। आप किस देश के प्रेसिडेंट हैं? ठीक बात। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। इज द वर्ल्ड बैक टू द 18th सेंचुरी? अब आप क्या स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं? नहीं, आई हैवंट अंडरस्टूड। आप पूरी दुनिया की कॉलोनी बना देंगे 3rd वर्ल्ड देशों को, और हम लोग बैठ के तमाशबीन की तरह ताली बजाएंगे। इफ इट इज वेनेजुला, देन ईरान, देन क्यूबा, what is to prevent this madman from hitting any country in the world, including your country? हाँ. So I think the world is waking up कि यहाँ तो पागलपना छा गया। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि आपने भी ठीक वही बात कह दी। हमने अभी वेल अवध साहब का पॉडकास्ट किया है, वो वॉर जर्नलिस्ट हैं, और वो वॉर में 10 दिन रह के उन्होंने बाकायदा वहाँ पर पत्रकारिता की हुई है। और एग्जैक्टली उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिया का बड़ा मित्र है। उन्होंने क्लियरली हमारे पॉडकास्ट में ये कहा कि अमेरिका भारत पर भी हमला कर सकता है, अगर उसको यहाँ अपना फायदा दिखा तो वो भारत को भी नहीं छोड़ेगा। वही बात तो आप भी कह रहे हैं सर। बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए साहब, पिछले 2 सालों में देखा क्या आपने?
श्रीलंका तख्ता पलट, बांग्लादेश तख्ता पलट, नेपाल तख्ता पलट, जो देश आपके आसपास है वहाँ आग लगाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि वो कुकी लैंड बनाएंगे मिजोरम मणिपुर को तोड़ के। आर वी नट्स? आर यू नट्स? आर यू क्रेजी? पूरी दुनिया भर में आग लग गई है, तेल की कीमतें आसमान पे चढ़ रही हैं, $100 प्रति बैरल पहुंच जाएंगी। मैं थोड़े से आंकड़े बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि वो कितने चतुर हैं, तो मैं उनको बता दूं कि साहब आपको यू केयर अ फिग फॉर द वर्ल्ड ओपिनियन, स्पेशली द ओपिनियन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, लेकिन आपको अमेरिका के पब्लिक ओपिनियन की ख्याल करना पड़ेगा साहब, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आने वाली। अगर आप समझते हैं कि इस पागलपने की मैड स्टार्क रेविंग मैड एक्टिंग करके आप इलेक्शन जीत लेंगे, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर की, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। पोल हुआ था लड़ाई के पहले, 80% अमेरिकन डिड नॉट सपोर्ट अ वॉर अगेंस्ट ईरान। अभी भी कोई 60-70% के बीच में दे डू नॉट सपोर्ट अ वॉर अगेंस्ट ईरान। ठीक है साहब। नाउ लेट मी टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स। The cost of oil was around $60 a barrel before the war started. It is touching 90, it will soon cross 100. जहां अभी अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन की परसेंटेज है 2.6%, हाँ। जहां $100 हिट हो जाएगा 4.5% आ जाएगी इन्फ्लेशन, और जहां $130 प्रति बैरल हो जाएगा तो 6% इन्फ्लेशन। Cost of oil in America now is between $3 to $4, $2 to $3 था लड़ाई के पहले। अगर $130 प्रति बैरल हो गया, $7 से $8 प्रति गैलन अमेरिका में लोग पे करेंगे, आम लोग, फॉर देयर ऑयल। Prices will go up, prices will go up in an election year. I hope you know what you're doing. अपना तो इंटरेस्ट बड़ा साफ दिखता है ना साहब आपको। अब तो आप करने जा रहे हो पॉलिटिकल। इफ यू लूज द मिड टर्म इलेक्शन साहब, आप लेम डक प्रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, आपको लगता है ये वाला कदम उठाया है ट्रंप ने? बिल्कुल। इट इज a total underestimate of Iranian power and ability to resist and the consequences of how much damage Iran can do. It is a gross underestimate which is going to cost you dear. वो ऑलरेडी आपको नहीं पूरी दुनिया को महंगा पड़ रहा है। अब हम दाएं बाएं की बात क्यों करें? ठीक है साहब, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। आई एम इंटरेस्टेड, मैं भारतीय हूँ, मेरा प्राथमिकता भारत के राष्ट्रहित। 50% of our oil comes from where? Gulf. नेचुरल गैस LNG कहाँ से आती है? 60% गल्फ। दाम बढ़ भी गए कल, 60 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ गए, और अभी तो शुरुआत है साहब। तो ऐसा करो, आप ताली बजाओ, वाह वाह अमेरिका, वाह वाह ट्रंप, और दाम हमारे बढ़ते जाएंगे साहब, पेट पे लात हमें पड़ेगी। आई मीन इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस। ये सोच रहे थे एक दिन में हम सर मसल देंगे, जैसे कि चींटी का सर मसला जाता है। वो चींटी काट रही है साहब, अच्छी तरह से काटे जा रही है, काटे जा रही है। ठीक है साहब। और लेट्स गो बाय फैक्ट्स ना। आर्मी में हमें सिखाया जाता है कि कहानियाँ मत गढ़ो, लड़ाई लड़नी है ज़मीन पे, यथार्थ पे चलना है, द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ? ईरान 9 days इट इज फाइटिंग बैक। बेन गुरियन एयरपोर्ट हिट हो गई है, वॉर हेडक्वार्टर इजराइल का हिट हो गया है, नेतन्याहू का दफ्तर हिट हो गया है। नेतन्याहू साहब एक जहाज में एरियल कमांड पोस्ट पे घूम रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे बॉम्ब्स और मिसाइल आ रहे हैं। ये तो इजराइल में हाल है। वो क्लस्टर बॉम्ब गिरा रहा है। इजराइल का जो ऑयल सप्लाई थी अजरबैजान से, वो उसने पाइपलाइन काट दी है। तो आप समझते हैं फ्री फोकट का है? मतलब आप वो कह रहे हैं हम तो साहब ईरान को एज अ नेशन स्टेट बर्बाद कर देंगे। तो ये फिर अंत कहाँ होगा? आई वांट टू आस्क यू, कल बोलेंगे साहब हम तो घूंट पी रखी है विस्की की, हम डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पूरी दुनिया बर्बाद कर देंगे। दुनिया में हम भी तो शामिल हैं साहब। ठीक बात। तो आई मीन लेट्स वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। इज अमेरिका अ फ्रेंड ऑफ एनीवन? हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, बट इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड।
सबसे बड़ी लात अपने दोस्तों को मार रहे हैं। अब ये पागलपन की निशानी नहीं तो और क्या है। लड़ाई लड़नी होती है, दोस्त चाहिए होते हैं। ब्रिटेन को लात, यूरोप को लात, जापान को लात, साउथ कोरिया को लात, भारत को लात, 50% टैरिफ। और अब कह रहे हैं कि आज हम पहले ईरान से हमको सबसे सस्ता तेल मिलता था क्योंकि सबसे नज़दीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट। ठीक है साहब, नहीं लोगे, सैंक्शन लगा दी। फिर हमने रूस से तेल खरीदना किया कि भाई सस्ता तेल ले ले, नहीं लोगे, अपनी इकोनॉमी बर्बाद करो क्योंकि हम तुमको बर्बाद देखना चाहते हैं, खुद करो और ताली भी बजाओ। Somebody has got to be stark raving mad, and it's not us, it is Donald Trump. Stark raving mad. You went started a war and आप स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे। आपने लड़ाई शुरू किस लिए करी? पहले रेजीम चेंज, फिर जब रेजीम चेंज खाट में खड़ा हो गया तो फिर न्यूक्लियर। बोले न्यूक्लियर तो आपने बर्बाद किया था 2025 में, अब ये कहाँ से खड़ा हो गया? ओहो, हम तो मिसाइल के लिए जा रहे हैं। मिसाइल की बात हुई नहीं, हम तो ऑयल प्राइस के लिए जा रहे हैं। हमें मेकअप योर माइंड। लड़ाई पहले शुरू कर दी, स्ट्रैटेजी प्लान बाद में बना रहे। पूरे विश्व में क्या कोई भी है हाँ जो अमेरिका को रोके? मतलब भारत तो चलो ठीक है, हमें तो खैर हो ही रहा है नुकसान, लेकिन रशिया हो गया, चाइना हो गया, जो कि ईरान के इतने मित्र बनते थे, चाइना जिसने कि इतना पैसा लगा रखा है ईरान के अंदर, अगर वो भी खामोश है, अगर रशिया कुछ नहीं बोल रहा, पुतिन नहीं मदद कर रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे। किसने बोला पुतिन मदद नहीं कर रहे? किसने बोला चीन मदद नहीं कर रहा? वो लोग टिट फॉर टैट कर रहे हैं। वो पागल है कि वो ग्राउंड पे आके लड़े। अमेरिका ने क्या किया? 4 साल यूक्रेन को हथियार दिए, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सैटेलाइट डेटा दिया। बिल्कुल वही वो कर रहे हैं, जैसे को तैसा। दैट इज द स्मार्ट वे टू फाइट। लेकिन आप समझती कि वो कुछ नहीं कर रहे, यू आर रॉन्ग। वो इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं। जो इन्होंने इतने सारे स्टारलिंक टर्मिनल भेजे थे, ये किसने जैम किए? रशियंस ने जैम किए। वो जो जहाज़ों के बीच में जो उनका है IFF सिस्टम, उसको कौन जैम कर रहा है? रशियन जैम कर रहा है। उसके चलते 3 जहाज़ गए हैं, F-15, एक गया है F-16, अभी तो शुरू हुआ है। और वो लोग अपने मिसाइल दे रहे हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल दे रहे हैं, एंटी शिप मिसाइल दे रहे हैं। और आप देखिए, जिस दिन अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया, अब वो भागते फिर रहे हैं, छुपाते फिर रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब की इलेक्शन गई। एक कैरियर में 5000 सैनिक होते हैं, 9 सैनिक। एक गया ज़मीन पर, 5000 लाशें, बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच गए। आप समझते हो कि अमेरिका के लोग बड़े प्रसन्न होंगे आपसे, खुशी की उनकी सीमा नहीं रहेगी। वाह वाह, डोनाल्ड ट्रंप मरवा दिए। दे डोंट लाइक बॉडी बैग्स। एंड अमेरिका, थैंक गॉड, इज स्टिल अ डेमोक्रेसी। थैंक गॉड। Public opinion matters. At the end of the day, it matters. तो अर्थव्यवस्था अमेरिका की खराब है, सबसे ज़्यादा कर्ज में अमेरिका इस समय, डेट में फंसा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर इस वक्त अमेरिका के अंदर है, 4.4% कल का डेटा है। अब हाँ, वो बढ़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि महंगाई तो एनीवेज बढ़ने वाली है, पूरे विश्व में बढ़ेगी, अमेरिका में भी बढ़ेगी, बढ़ना शुरू भी हो गई है। तो इस हिसाब से क्या ये कैलकुलेशन में ट्रम्प पीछे रह गए थे? उन्हें मालूम नहीं था पहले, बुद्धि इतनी खराब थी? देखिए, आप अमेरिका में जितनी ब्रेन पावर है शायद ही किसी और देश में होगी। आपके पास थिंक टैंक्स हैं, आपके पास मिलिट्री स्टाफ्स हैं, पेंटागन है, लेकिन अगर आप उनकी सुने नहीं, आप चमचे पाल लें, एको चेम्बर बना दें कि मैं और मैं और मैं और मैं, एको में भी अपनी आवाज़ सुनाई दे और आप सुने नहीं। जो अमेरिका के चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, डैन केन, लड़ाई शुरू होने के पहले उसने कह दिया था, साहब आपका एम क्या है? रिजीम चेंज बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हो सकता। मैं आपको चेतावनी दे रहा, उसने दे दी थी कि आपको बॉडी बैग्स आएंगे, अमेरिकन बॉडी बैग। और उसने कहा था कि जो है हमको नुकसान होगा, तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। आप सुनो ही नहीं, सुनो ही नहीं। तानाशाह हूँ मैं, आई एम ऑलवेज राइट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग। तो ऐसे लोग फंसते हैं। हिटलर भी तो तानाशाह था ना साहब, उसका फिर क्या अंत हुआ? ठीक बात।
मुंह में पिस्टल रख के गोली मार ली। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है, तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका असली विलेन हम किसे माने? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया था वो अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका असली विलेन तो इजराइल है, फिर ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि ट्रम्प ही अपने आप को बादशाह मान रहे हैं। असली विलेन इस पूरे युद्ध में कौन है? देखिए, असली विलेन इस वक्त सबसे बड़ी ताकत तो अमेरिका है, और सारी दीज आर वॉर्स ऑफ चॉइस। कि मतलब ये थोपी नहीं गई आपके ऊपर। आप कह रहे हैं हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हाँ। आपने क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ? उसके बड़ी तानाशाह दैट वो आसिम मुनीर मुल्ला 3 महीने में 3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के गोदी बिठा लिया। तो ये टेररिज्म के ये डबल मापदंड क्या है? क्या टेररिज्म की बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट अमेरिका ने पाल रखी है पाकिस्तान। तो कौन सी टेररिज्म, कैसी टेररिज्म? मतलब ये तो भूषा 34 मार दिए, निहत्थे मार दिए, रशिया ने मार दिए, वॉर क्रिमिनल, वॉर दिस, 300 बेचारी स्कूल गर्ल्स मार डाली है। मैं एक आपको स्टेटमेंट दूं सर, बीच में रोकते हुए। ट्रम्प ने ये कहा है कि ईरान का तो निशाना कभी लगता नहीं है सही जगह पे, ईरान ने खुद वहां पर बॉम्ब गिरवाया और वो बच्चियां मरी। अपनी लड़कियां मारने के सिवा उनको कोई पागलपने का और कोई चीज नहीं सुनी। प्लीज डोंट लिसन टू मी, लिसन टू वेल एजुकेटेड पेट्रियाटिक अमेरिकन्स। कर्नल मैकग्रेगोर, प्रोफेसर बियर शाइमर, और एक और है अमेरिकन कर्नल स्कॉट रिटर। ये पेट्रियाटिक अमेरिकन हैं, लड़ाई लड़ चुके अमेरिकन हैं, तजुर्बेकार हैं। वो कह रहे हैं साहब पागलपना मत करो, अभी भी रोक दो। मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन कह रहे हैं, अमेरिकन सीनियर जनरल्स कह रहे हैं ये पागलपना है। मेरे पहले 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट डरपोक थे, बुजदिल थे, कायर थे। उन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया, मैंने ईरान पे कर दिया, अब मैं क्यूबा पे चढ़ जाऊंगा, मैं वेनेजुला पे खा चुका हूं। अरे वो कुछ सोच के नहीं किया ना साहब, कोई दिमाग लगाया, एनालिसिस किया, अपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, ठीक है? नहीं किया आपने तो मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो एडवाइस ही नहीं सुनता। मुझे बस शौक है टीवी कैमरा के सामने बैठ के ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाने का। हाँ। तो हिलाइए उंगलियां, आप अपने देश को मुसीबत में डाल रहे हैं, अमेरिका का रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है। इसी पहले कम से कम जो भी हमले करते थे, दे यूज्ड टू क्लोक इट इन डेमोक्रेटिक पार्लेंस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, दिस दैट। अब आप कह रहे हैं कि हम अमेरिका जो है बड़ी फिक्र है ईरान के लोगों के लिए, वहाँ इकॉनमी तबाह कर, किसने तबाह करी है? अमेरिकन ने तबाह करी है। किसने सैंक्शन लगाए हैं? अमेरिकन ने लगाए। और आप ईरान के लोगों को बचा रहे हैं उनकी बेटियां मार के। You are a hypocrite, and as per the Bible, hypocrisy is the worst sin. Pride goeth before a fall. बाइबल पढ़ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने पादरी तो बुला लिए थे वहाँ व्हाइट हाउस में, थैंक गॉड आपको भगवान की याद तो आई, नहीं तो आप अपने आप को खुदा समझ बैठे। कई लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को सुर्खियों में आने के रोकने के लिए आपने लड़ाई छेड़ दी। हाँ। अगर इस टाइप का ये महापाप है। लोगों को युद्ध चवन्नी के टॉस पे नहीं किया जाता, बहुत सोच समझ के युद्ध किया जाता है। लाशें गिरती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, औरतें विधवा होती हैं, ठीक है? लड़ाई जो भी हम लोग, मैं कितने युद्ध लड़ चुका हूँ, हम लोग मत्था टेक के युद्ध करते हैं यार। और तो मैं ये कर दूंगा, मैं हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब मेमना बहुत मैं करता है ना तो उसका मैं तो चाहती हूँ अमेरिका भी जल्दी उसकी भी गर्दन ऐसे कटे। लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि खामनेई की मौत या टारगेट उन्हें अभी क्यों किया गया? खामनेई को 5 साल पहले भी मारा जा सकता था, वो तो 10 साल पहले भी अमेरिका के खिलाफ बोल ही रहे थे। तो ये अचानक से 2079 से बोले जा रहे हैं लगातार। देखिए ऐसा है कि एक AI सॉफ्टवेयर है जो आया है अभी हाल में, मोसाद ने बनाया है CIA के साथ मिलकर। उसके अलावा उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर।
जो एनमी का जो कमांडर है, सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट है, उसकी लाइफस्टाइल स्टडी करो, कब उठता, कब खाना खाता, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कब लेता, कब ऑफिस जाता, कब वापस आता, कौन से रास्ते से जाता है, क्या करता है, वो बना के वो एआई से सॉल्यूशंस निकालते हैं मारने की। इस तरह नासरुल्लाह को मारा था, इस तरह ये मादुरो को कैदी बनाया, उसकी बीवी को पकड़ के ले गए। क्या बात है, क्या सूरमा है आप। वाह। और अब बेचारा ये खमैनी के उसकी बुढ़िया बेचारी वाइफ, उसको मार दिया, बेटी को मार दिया, बहू को मार दिया। क्या सूरमा हुआ, वाह। हाँ? लेकिन युद्ध के देवता भी एक तो दम्भ, इसको बोलते हैं दम्भ, दम्भ नहीं पसंद करते। लड़ाई लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होती है हमेशा, आपका पहला रिजॉर्ट है। और अभी आपने लिस्ट बना रखी है कि मैं तो शांति लाऊंगा, बोला अमेरिका के लोगों को, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लड़ा लड़ा के माराऊंगा। ये उनका कहना ना, मैंने तो नहीं कहा। आपने कैंपेन ट्रेल में बोला कि मैं नो फॉरएवर वॉर्स, नो प्रोट्रैक्टेड वॉर्स, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नहीं लड़ाऊंगा, बिल्कुल सेफ रखूंगा। मरा दिए। आप बोल रहे हैं नहीं 5-6 हफ्ते चलेगा, आप कह रहे हैं नहीं 5-6 महीने चलेगी। अमेरिका वालों तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो कह रहे हैं मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मैं नहीं गया था तो वियतनाम, मेरे जैसे नहीं मरने थे, तुम मरो, तुम मरो। तो फिर अमेरिका के लोग भी मुड़ के आपको बोल सकते हैं इलेक्शन के टाइम तू मर। ठीक बात। डेमोक्रेसी है, थैंक गॉड, थैंक गॉड। और ये अब ये दिस इज महज पागलपना, पागलपने का दौर चढ़ गया। आपको लड़ाई कितनी लंबी चलती दिखाई दे रही है? क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के पास तो अब कितना ही रसद बचा होगा, शायद वो 1 हफ्ता और टिक जाएंगे। अब अमेरिका और इजराइल के सामने मुश्किल है। आपको क्या लगता है कितनी लंबी चल सकती है लड़ाई? देखिए, दिस लेंथ ऑफ दिस वॉर विल बी अ फंक्शन ऑफ द मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। व्हाट इज दैट? मैं समझाता हूँ। ईरान के पास हमलावर मिसाइल हैं, फतेह 1, फतेह 2, खुर्रम शहर 4, ये अटैक मिसाइल हैं, जो कि सबसोनिक हैं, सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक हैं। ठीक है, कहा जा रहा है उसका ज़ख़ीरा 3000 से 5000 मिसाइल का है, और वो बाहर से नहीं लाता, वो खुद प्रोड्यूस करता है अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में। ठीक है ना? और वो 100 मिसाइल प्रति महीना बना रहा है, वो बनाया जा रहा है। इट कैन कीप फायरिंग। और अंडरग्राउंड को ठोक देना, बमबारी से करना, वो वियतनाम में भी कहते थे बॉम्ब, वी हैव बॉम्ब्ड इट बैक टू द स्टोन एज। फिर वहां से भागे लटक लटक के हेलीकॉप्टरों से। तालिबान, वी बैक्ड अफगानिस्तान बैक टू द स्टोन एज। वो तो पहले ही स्टोन एज में था, वो और कहाँ जाना है। 20 साल लड़े और भागे लटक के। ठीक बात। ठीक है ना? तो यार दुनिया ने तुम्हारा ट्रेलर देखा हुआ ना। आप लड़ाई शुरू बड़ी अच्छी करते हैं, तैयारी करके खूब, ये वो। एक बारी लड़ाई शुरू हो जाती है तो आपको समझ नहीं आता अंत कैसे किया जाए। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, कितनी बार हो चुका है। आप तकरीबन हर लड़ाई में हारे हो तकरीबन। ठीक है? और चुनते आप अपने दुश्मन बड़े प्यार से चुनते हो, सबसे कमज़ोर, कि सबसे कमज़ोर की पिटाई कर दें। जरा रूस से लड़के दिखाओ, वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले तुमने। ठीक बात। चीन से भी लड़के दिखा दीजिए, ऐसी क्या बात है। और ऐसी क्या बात है, ईरान में दुनिया ट्रेलर देख रही है आपका, कि जहाँ पलड़े बराबरी का कोई मिल जाए तो क्या होता है, बराबरी का मिल जाए तो होता क्या है। सो दैट इज़ द थिंग। वी होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। हमारे राष्ट्रहित में है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने ऑलरेडी बात शुरू कर दी है। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कंडोलेंस बुक साइन करने गए। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक मोदी जी हैं जिनकी आवाज़ लोग सुनेंगे। ठीक है? क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो अगर आप कहेंगे तो सुनेंगे। और आप बोलिए साहब, अब हमारे भी पेट पे लात पड़ रही है ना साहब। हमारे भी लोगों को अगर 60 रुपया प्रति सिलेंडर देना पड़ा तो त्राहिमाम तो यहाँ भी होगा। तो थोड़ा हमारा तो ख्याल करिए ना, आप हमारे दोस्त हैं।
पर ये मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बात लोग सुनते हैं और वो अगर कहेंगे तो उनकी बात पर गौर किया जाएगा। और खासतर किया जाएगा। आज 9वां दिन हो गया लड़ाई का, कल 10 दिन तक दोनों के मुंह से झाग निकल रही होगी। तो जब बत्ती बंद होगी तो तब सुनेंगे। सर मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को भी कुछ कहें जो लगातार सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं, या हमारा विपक्ष जो ये कह रहा है कि मोदी जी तो खामोश हैं, मोदी जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, और अच्छे भले लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें जवाब दें। कहने का फायदा तब होता है जब कोई सुने। मेरा जो मिलिट्री कैलकुलेशन और एनालिसिस है कि पिछले साल 2025 जून में 12 दिन लड़ाई चली थी। 12 दिन के बाद दोनों की झग बैठ गई थी, मुंह से फेन निकल रहा था। ठीक है साहब, बत्ती बंद हो गई थी दोनों साइड्स की, तभी सीज फायर माना था। इस बार तो जो रेट ऑफ फायर ताबड़तोड़ चल रहा है। सही मानों में मेरे हिसाब से तो 9-10 दिन यानी जो आ गए हैं आज कल परसों में, दोनों साइड की झग मुंह से झाग निकल आनी चाहिए मिलिटरीली। मैंने बताया ना कि इसकी मिलिट्री मिसाइल मैथमेटिकल इक्वेशन, कितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, कितने हैं अमेरिका के पास, और कितने हमलावर मिसाइल हैं ईरान के पास, ये दोनों का जो कैलकुलेशन है उसमें हार जीत की कुंजी है। ठीक है, और कब तक लड़ाई चलेगी उसकी भी कैलकुलेशन उसी इक्वेशन से निकलेगी। ठीक है ना। पिछली बार व्हाट इज द वे टू फोरकास्ट एग्जैक्ट स्टॉक पाइल कितना है ईरान के पास, कितना है अमेरिका के पास, इजराइल के पास, ये क्लासिफाइड डेटा है, ये खुले में नहीं मिलेगा आपको, अंदाज मिलेगी विच कैन बी क्लोज बट अंदाज। व्हाट इज द जो कि एम्पेरिकल फैक्टर दैट यू कैन कैलकुलेट ऑन। एम्पेरिकल फैक्टर है व्हाट इज द पैटर्न, इस इलाके में पैटर्न क्या है। पिछले साल 12 दिन लड़ाई चली, तो 10, 12, 15 दिन का पैटर्न है। 9-10 लोअर साइड, 15 हायर साइड। तब तक मिसाइल स्टॉक्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे या डिप्लीशन पे आ जाएंगे। ईरान का स्ट्रेटजी ये थी कि पहले अपने हल्के मिसाइल्स फायर करो, सबसोनिक, सुपरसोनिक, रिजर्व रखो हाइपरसोनिक आखिर के लिए। तब तक जो भी इंटरसेप्टर मिसाइल है वो फायर ऑफ हो चुके होंगे। ऑपोजिशन कम मिलेगी, आपके मिसाइल के थ्रू जाने की, निकल जाने की चांस ज्यादा है। आप समझ रही है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ मिलिट्री कैलकुलेशंस वर्क। ठीक है। और छाती ठोक के बोल रहा हूं मैं मार दूंगा, अब सिर तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, वो दूसरी बात। हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कितना फोड़ने के लिए में। हम लोग मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में यही काम था, बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है क्या क्या इसके पास, कितने दिन का वॉर स्टॉक है, वॉर वेस्टेज रिजर्व है। एम्पेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जितनी एक्यूरेट होती है, जितनी यथार्थ के आप नज़दीक होते हैं, उतना आपका लड़ाई का एस्टिमेट एक्यूरेट होगा, जीत के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो मेरा अंदाज ये है कि दोनों साइड ये मिसाइल स्टॉक्स एग्जॉस्ट होने के कागार पे आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो अभी अगर आप कोई भारत इनिशिएटिव ले, हमारी रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे, भाईचारा है तकरीबन। और अगर आप समझाएंगे, बताएंगे कि साहब अब तो दुनिया भर का नुकसान हो रहा है, ठीक है, हम भी आपके मित्र हैं, आप अब हमारे पेट पे लात मार रहे हैं कि 60 रुपया प्रति बैरल अगर हमारे लोगों को हर सिलेंडर के लिए देना पड़े तो त्राहिमाम यहाँ भी शुरू हो जाए। ठीक है, अभी नहीं होगा तो थोड़ी देर में हो जाएगा। 25 दिनों का रिजर्व है आपके पास, तब तक आप अब रिजर्व खत्म कर लें पेट्रोलियम, देन यू हैव टू मेक इट अप अगेन, यू हैव टू बाय। तो हमको एट अ पॉइंट इन टाइम इंडिया हैज टू वरी अबाउट इट्स ओन national interest, and I see the global national interest, I see the Indian national interest better served by a ceasefire and diplomacy. Now, अगर हम यूक्रेन जाके, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ भी शांति कराने गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कह दिया है कि मैंने शांति कराई भारत पाकिस्तान में, लेट अस रिटर्न द फेवर, आप भी शांति करा दीजिए। ये तो बात, क्योंकि दुनिया भर का नुकसान हो रहा है। नहीं जी हम तो लड़ेंगे, हम तो मरेंगे, बहुत अच्छी बात है, लड़ो मरो, हमको बख्शो, हम जरा आराम से बैठना चाहते हैं।
मतलब अकलमंदी इस चीज़ में। ये लड़ाई अगर लंबी चली तो कोई देश ऐसा है जिसको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? रशिया? नहीं, हाँ रशिया को फ़ायदा हो सकता है, पेट्रोल की कीमत जाएगी ऊपर, वो पेट्रोल बेचते हैं। हाँ। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है हाँ। कि लेकिन ज़्यादातर देशों का नुकसान होगा। अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगी, अगर रिसेशन आएगी, तो नुकसान तो सारी दुनिया का होगा ना। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ ऑयल। Price of oil reaches $100 a barrel, America inflation will go up from 2.6% to 4.5. $130 a barrel, 6% inflation. Price of oil in America $2 to $3 now. अब $4 पे पहुंच गई और give it another few days, it will reach $7 to $8 per barrel. किसके पेट पे लात पड़ेगी? ऑर्डिनरी अमेरिकन। राइट। ठीक है। अब ऑर्डिनरी अमेरिकन आप बोले डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या परवाह करते हैं? करते हैं जब इलेक्शन आती है। सारे पॉलिटिशियन जनता की परवाह करते हैं। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही यही, यू ब्लडी वेल विल केयर जब आपको वोट लेने। ठीक है ना। उसके पेट पे लात मारो, फिर बोलो कि वोट मेरे को देना यार, याद रखना कि मैंने तेरे पेट पे लात मारी थी। वो याद रखेगा एंड ही विल पे यू बैक इन योर ओन ब्लडी कॉइन। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ रही। मत समझो कि इतनी छोटी मेमोरी है अमेरिका के लोगों की कि आप 6 महीने की लड़ाई के प्लान बना रहे हो। आप कह रहे हो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ अमेरिकन, कमर कस लो, मर जाओ मेरे लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, एप्स्टीन फाइल्स के लिए। राइट। ये क्या ऐसी संभावना भी है कि इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल का कुछ ऐसी कुंजी, कोई ऐसी चाबी, कोई ऐसी सीडी है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, कि वो अमेरिका को नचा रहा हो इशारे पे? मोसाद is one of the best intelligence agencies in the world. I wouldn't be surprised. I'll leave it at that. I wouldn't be surprised. They are the best in the field. Mossad. और अगर है उनके पास, और क्यों नहीं, एप्स्टीन उनका ही बंदा। हाँ, ठीक बात। तो अगर है, I would not at all be surprised. I have no empirical evidence, क्योंकि ये चीज़ें खुले ओपन सोर्स में नहीं आई। I have to deal with open sources. But like I said, if I know that agency well, if I know the Israeli, I would be surprised if they, उनके पास बर्न मटीरियल है कई सारे लोगों के खिलाफ। ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप शम्प, उनके बहुत सारे स्ट्रेंज पीडोफाइल्स, 12-13-year-old girls, bastards. Disgraceful, but that's what it is. मुझे एक चीज़ आप और समझाइए सर। हम हमेशा से सदियों से देखते आए हैं, जब राजा महाराजाओं का भी युद्ध होता था, कि राजा जैसे ही मरता था वो युद्ध वहाँ पे समाप्त हो जाता था। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में खामनेई के जाने के बाद भी उनकी स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, उनको निर्देश कौन दे रहा है, और इतने बेहतरीन ढंग से ईरान कैसे जवाब दे पा रहा है? गुड क्वेश्चन। देखिए, लड़ाई के मैदान में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं। एक है ड्रोन वॉरफेयर। 20,000 के ड्रोन से आप 20 बिलियन के मिसाइल को ठोक सकते हो, एयरक्राफ्ट को ठोक सकते हो, शिप को ठोक सकते हो, 13 बिलियन के जहाज को डुबो सकते हो। ठीक है। ड्रोन $20,000, $200 के भी आप 1,000 ड्रोन भेज दो तो नुकसान हो सकता। तो ये इक्वेशन लड़ाई की बड़ी उल्टी सीधी कर दी। लेकिन जो लेटेस्ट हुआ है 2024 में, इजराइल के मोसाद ने AI सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर, पैनोरामा सॉफ्टवेयर। ठीक है। जिसके तहत वो अपने दुश्मन के लीडर को समझते, कब उठता है, कब बैठता है, कब खाना खाता है, कब पॉटी जाता है, कब ऑफिस जाता है ठीक है, कौन से रास्ते जाता है, कौन से रास्ते आता है, वो सब डोसियर बना लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स बना लेते हैं, मोबाइल फ़ोन उसका टैग करते हैं, और जहाँ जहाँ मतलब एक मिनट बाय मिनट वो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर वो AI को बोलते हैं इसको मारने का तरीका बताइए, 1 2 3 4, तो वो आपको AI प्लान बना के दे देता है। और इसके चलते उन्होंने नासिरुल्लाह को ठोक दिया, हिजबुल्लाह के। नंबर 2 आया, उसको ठोक दिया। 3 आया, उसको ठोक दिया। 4 आया, उसको ठोक दिया। यहाँ तक कि वो बोले हम तो लीडर बनना ही नहीं चाहता कोई।
ठीक है। तो पहली बार जब आप लड़ाई का नया तरीका इस्तेमाल करते हैं तो झटका लगता। दूसरी बार वही तरीका उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया पिछले साल जून में, जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी, फिर हिला दिया। लेकिन 2 बारी जब आपने इस्तेमाल कर लिया, तीसरी बारी मादुरो के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब दुनिया को पता चल गया और फिर फौजें हाथ पे हाथ धर के बैठ के स्माइल नहीं करती, वो तोड़ ढूंढती है। यू नो, इट इज एक्शन रिएक्शन साइकिल। ईरान की फौज ने कहा इसका तोड़ क्या है यार, तोड़ बड़ा सीधा है, डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल। ठीक है, अगर टॉप लीडरशिप मारी गई तो दिल्ली से इंतजार मत करो कि आदेश आएंगे, तुमको पता है क्या करना, साले तुमको पहले बताया हुआ है, फायर फायर एट विल। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, समझिए आप। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे ईरान में, हर एक के पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप टीवी पे सुनते हैं कि शहीद हो गए आयतुल्लाह खमैनी, शहीद हो गए आपके आर्मी चीफ, IRGC चीफ, लॉन्चिंग कमांडर, ड्रोन कमांडर, मिसाइल कमांडर, कोई फिक्र नहीं, तुमको टारगेट दिए हुए, लिस्ट तुम्हारी ड्रॉर में पड़ी हुई है, बाहर निकालो, ठोकना शुरू करो। तो आप देखिए पिछले साल जब उनको झटका लगा था तो 18 घंटे लगे पहला काउंटर अटैक करने के लिए। इस बार 1 घंटे में ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहे हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। आपने टॉप लीडरशिप को मार के कमांड एंड कंट्रोल ही खत्म कर दिया है। और कमांड एंड कंट्रोल किसके हाथ में गया है? सबसे खूंखार मेरे जैसे लड़ाके IRGC के कमांडर, इनको खुंदस है, अपने आयतुल्लाह के मरने की खुंदस है। वो तो लड़े, वो तो मारेगा, उस पर कोई अंकुश नहीं है। उनने ना सिर्फ मारा अमेरिका को, ना सिर्फ मारा इजराइल को, जो अरब देश थे गल्फ के वो भी ठोक दिए। अब पजिस्कियान साहब कह रहे सॉरी यार हम तो कंट्रोल में। हाँ। तो आपने हासिल क्या किया? नो, देखिए मूव काउंटर मूव, आप चेस खेलती हैं, मूव का काउंटर भी होता है, स्टडी करके काउंटर बन जाता है। ईरान हैज गॉट द काउंटर, 1 घंटे में पलटवार किया। आज 9 दिन हो गए करे जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। ठीक बात। $1 बिलियन के अमेरिकी रडार फोड़ दिए। ठीक है साहब, उनके 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर पर खच्चे उड़ा दिए। वो अपने बेस छोड़ के अमेरिकी सिपाही जा रहे हैं होटलों में, वो होटलों पे मार रहे हैं। ठीक है, और जब आपकी बारी थी तो आप अमेरिका बूशा हत्याकांड यूक्रेन में, याद है 34 लाशें मिली थी, 300 तो लड़कियां आप मार चुके हो साहब, स्कूल की लड़कियां। क्या कर रही थी वो? कौन सी हिजबुल्लाह में थी या IRGC में थी या किस में थी? तो आपको कोई पाप नहीं है, तुम्हारा बाप का राज है, तुम जो चाहे करो, जिसको चाहे मारो, औरतें मारो, बच्चे मारो, तुम टेररिस्ट नहीं हो। टेररिस्ट दूसरे हैं, ईरान टेररिस्ट है, पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा टेररिस्ट है। तो साहब पहलगाम के लोग भी हमारे लोग थे। ठीक है साहब, और अगर आपको ज़्यादा ख्वाब दिख रहे हैं कि आप हर किसी को पीटोगे, लात मारोगे, हैं, वेनेजुला से बढ़कर आपने ईरान पे लात मार दी, पाँव में दर्द हो रही है, अभी दर्द हो रही है साहब, अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला। और अगर आप भारत की सोच रहे हो तो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। वहाँ किम जोंग उन कह रहा है मैं ईरान को टिका दूंगा एक न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर ऐसे ही चलता रहा। हाँ। वो भी सनकी मिजाज के, तो वो भी सनकी है, कोई कम नहीं है। ठीक बात है, तो सनकी को सनकी ही चाहिए। सनक सनक में वो दुनिया को उड़ा देंगे सब लोग यहाँ पे। मुझे नहीं पता सर आपने कितने मीम्स देखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किम जोंग उन के समय इतने मीम्स चल रहे हैं कि सारे खिलौने लेके तो मैं बैठा हूँ और मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा है। मेरे साथ कोई खेल ही नहीं रहा है। मुझे भी शामिल करो जंग में। हाँ, मैं भी, आई डोंट वांट टू मिस द एक्शन। तो ऐसे सनकी लोगों की कमी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अकेले सनकी नहीं है।
अकेले सन की मिजाज के तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, और भी सन की लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि भारत का आपने खुद जिक्र किया, भगवान न करे, बहुत हाइपोथेटिकल सवाल मैं पूछ रही हूँ, भगवान न करे ऐसी कोई सिचुएशन भारत के सामने अगर आती है तो भारत पूरी तरह केपेबल आपको दिखाई देता है, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, सामने कोई भी, हम जवाब दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? हिम्मत मर्द मदद खुदा, क्यों नहीं दे सकते? यू आर अ न्यूक्लियर पावर। क्या आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हो? न्यूक्लियर पावर हो, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फोर्थ लार्जेस्ट नेवी, फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स। भय क्या है? भय क्या है? लड़ने का मादा होना चाहिए और सीधा टिका देनी चाहिए कि साहब जरा सोचना भी मत, सोचना भी मत। और तभी हम लोग जो है, जो फौजी, हम लोग क्यों चिल्ला रहे? सारे फौजी जर्नल आप देखोगे वो उनकी भ्रिकुटी तन गई। जब कोई देश ऐसे अपनी छाती पीटनी शुरू करता है कि मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा, तो फिर भ्रिकुटी तन जाती है, बाँ योद्धा की फड़कने लगती। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सोचना भी मत, सोचना भी मत, भारी पड़ जाएगा सौदा। अभी तो ईरान का भारी पड़ गया है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है उसके पास। हाँ। वो भारी पड़ गया, तुमको शेर का सवा शेर पड़ गया। शानदार। और आपने जब कह दिया है तो मुझे लगता है अब तो जरा बहुत, अगर शंका किसी के मन में होगी भी तो वो भी दूर हो गई होगी आपकी इस बात से। अब जो आखिरी सवाल मैंने कहा था, मैं दूरदृष्टि आपसे समझना चाहती हूँ कि आपकी क्या कहती है। हमने अफगानिस्तान के बाद तालिबान देखा, हमने इराक के बाद आईसिस देखा, क्या ईरान के बाद भी ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है? देखिए, आप आयतुल्लाह को आपने मार डाला, उस आयतुल्लाह का बेटा बनेगा, वो अनाउंस नहीं करेंगे कौन है, क्यों करें? अबे हम गधे थोड़ी ना हैं यार, हम नहीं सीखते जो तुम्हारे वार से। ईरान सीख गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, रोक पाए वार उसका, रोक पाए वार। बड़े खुश हो रहे थे कि हाँ पहले दिन 48 मार दिए टॉप कमांडर, अब तो हमारा जूता आगे किस करेंगे, दिल किस माई बूट्स। बूट लगा दिया वापस साहब आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये थोड़ा सा गेट डाउन, सोबर डाउन, अमेरिकन मत मरवा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। मैं व्यूवर्स को बताऊं, लगातार टीवी चैनल्स वाले आते जा रहे हैं सर के घर पे। हम जब से आए हैं 3-4 टीम्स आ चुकी है, लोग वेट कर रहे हैं। इसके बीच में भी आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। जय भवानी।